नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एलडीसी एग्जाम्स को टारगेट करके राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं और उसमें हमने राजस्थान की हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किया था। थ्योरी क्लास चल रही है बिल्कुल, और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ लगभग ध्यान रखिएगा। और उसमें हमने मध्यकालीन जो आपका सिलेबस है, मध्यकालीन इतिहास है, उसकी शुरुआत राजपूत, राजपूतों के बाद गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार में मंडोर, और मंडोर के बाद हमने भीनमाल शाखा में प्रतिहारों तक पढ़ लिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और प्रतिहारों से आगे जो वत्सराज से आगे जो प्रतिहारों के शासक हैं उनके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं कि वत्सराज, वत्सराज के समय आपको मैंने एक चीज बताई थी कि वत्सराज को रियल फाउंडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष कहीं ना कहीं प्रारंभ करने का श्रेय कहीं ना कहीं वत्सराज को जाता है, क्योंकि वत्सराज अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, क्योंकि अरबों के आक्रमण पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से एक सुरक्षित, एक ताकतवर और एक राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से एक अच्छा केंद्र हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था कन्नौज। तो उसको लेकर के संघर्ष शुरू हुआ था। सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, उससे आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद गद्दी पर बैठे हैं जिसका नाम है, आप सब पढ़ते हो, जिसका नाम नागभट्ट। इसको देखिएगा, नागभट्ट सेकंड। कई जगह आपको इसको नागभट्ट को थर्ड देखने को भी मिलेगा। उसका कारण ये है कि जो आप पढ़ते हो मंडोर, मंडोर में भी एक नागभट्ट थे, उससे अगर जोड़ेंगे तो ये तीसरे हैं। भीनमाल के रूप में जानते हैं तो ये इनको सेकंड नागभट्ट कहा जाता है। तो सेकंड नागभट्ट के समय ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें। एक तो इन्होंने जो आयुध वंश में आपको पढ़ा चुका था, आयुध वंश के शासक हुआ करते थे जिनका सपोर्ट पाल वंश अलग कर रहे थे और प्रतिहार अलग कर रहे थे। उसमें से चक्रायुध जो था, चक्रायुध को इन्होंने पराजित किया। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। चक्रायुध, चक्रायुध कौन था? जो कि कन्नौज की गद्दी पर बैठा हुआ था, आयुध वंश का शासक। ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं। तो पराजित करके और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब कन्नौज को जीत लिया तो सिंपल सी बात है, कन्नौज की शाखा कौन सी, कन्नौज की शाखा को इन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। एक चीज तो ये ध्यान रखें, कन्नौज की शाखा को प्रारंभ करने वाला और एक तरीके से कन्नौज को राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कहीं ना कहीं नागभट्ट को जाता है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। लगभग कहते हैं कि 816 ईस्वी के आसपास ये घटना आपको देखने को मिलती है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है नागभट्ट के बारे में। तो नागभट्ट का पहला महत्वपूर्ण काम क्या है कि उसने कन्नौज की शाखा को क्या किया? प्रारंभ किया। दूसरा कहते हैं कि नागभट्ट को एक टाइटल मिलता है नागावलोक द्वितीय का। इसको ध्यान रखिएगा, नागावलोक सेकंड के नाम से, क्योंकि फर्स्ट में जो नागभट्ट फर्स्ट है उसको नागावलोक का दरबार या नागावलोक के टाइटल के रूप में भी उनको जाना जाता था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब इसके समय पाल वंश का जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट के वंश के जो शासक हुआ करते थे उसका नाम था गोविंद थर्ड। इसको कंपेरेटिव में आपको याद रखना है। अब एक चीज ज्यादातर ध्यान रखिएगा आप कि पाल वंश को हमेशा ज्यादातर हम पराजित करते आए हैं और राष्ट्रकूटों से ज्यादातर प्रतिहार क्या होते आए हैं? पराजित होते आए हैं। एक जनरलाइजेशन इसका किया जाए तो ऐसा आप जनरलाइजेशन इसका कर सकते हो, सामान्यीकरण, ध्यान रखिएगा। अब गोविंद थर्ड ने नागभट्ट को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, पराजित कर दिया। किसको? नागभट्ट को। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। तो नागभट्ट को पराजित करने वाला राजा कौन? गोविंद थर्ड। अब ये जानकारी कहां मिलती है तो ध्यान रखिएगा, एक संजन ताम्रपत्र है। इस संजन ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं कि गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोविंद थर्ड के बारे में यह कहा जाता है कि इसने हिमालय का अभियान किया था। हिमालय का अभियान किया था इसने, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हिमालय का अभियान का मतलब लगभग कहते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है इसके घोड़े हिमालय तक चढ़ते थे। इसका मतलब पूरे उत्तर भारत में इसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। और यहां तक कहते हैं कि ये गोविंद जो थर्ड था वो गंगा नदी से जल लेकर के आया था, गंगा नदी से
जल लेकर के आया था। तो गंगा नदी उस समय भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखती होगी, तभी जाकर के गोविंद गंगा नदी का पानी भी लेकर के आ रहा है। जबकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट और वहां पर गोदावरी नदी बहती है, पवित्र नदी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, संजन ताम्रपत्र जो है वो राष्ट्रकूटों के एक शासक हुए करते थे, आपको पता ही है, अमोघ वर्ष, उसके कालखंड का माना जाता है। उसी में जानकारी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा नागभट्ट के बारे में जानकारी पढ़ते हैं तो कहते हैं नागभट्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि एक हर्षनाथ प्रशस्ति मिलती है। हर्षनाथ प्रशस्ति में भी इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि हर्षनाथ प्रशस्ति के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इसने कहीं ना कहीं जो चौहान शासक हुआ करते थे खुमान, उनको कहीं ना कहीं टाइटल दिया था। और हर्षनाथ जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों के काल का ही माना जाता है, यानी कि वो मंदिर भी कहीं ना कहीं महामारू शैली से निर्मित माना जाता है। तो हर्षनाथ प्रशस्ति से भी इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। और हर्षनाथ जो मंदिर है वो भी मंदिर आपको याद रखना है, कौन सी, महामारू शैली से बना हुआ है। और महामारू शैली किसकी मानी जाती है, गुर्जर प्रतिहारों की मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये उपशैली किसकी, ये नागर शैली की उपशैली के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो एक जानकारी तो आपको, ये सामान्य जानकारी तो आपको ये पता लग गई। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक जानकारी ये मिलती है कि नागभट्ट ने गंगा नदी में क्या कर ली, गंगा नदी में इसने समाधि ले ली। कहते हैं गंगा नदी में इसने समाधि ले ली अपने अंतिम दिनों में, कहते हैं 833 ईस्वी के आसपास, ऐसी जानकारी आपको देखने को मिलती। अब ये जानकारी मिलती कहां से है कि गंगा नदी में इन्होंने क्या कर लिया, कहीं ना कहीं समाधि ले ली। तो इसकी जानकारी मिलती है, एक इतिहासकार हैं, एक राइटर हैं, जिसका नाम है चंद्रप्रभ सूरी। ये चंद्रप्रभ सूरी की एक किताब है जिसका नाम है प्रभावक चरित्र। ये एक बुक है, इस बुक को लिखा है किसने, चंद्रप्रभ सूरी के द्वारा। इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं नागभट्ट ने गंगा में क्या ले ली, समाधि ले ली। ये जनरलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें नागभट्ट के बारे में तो एक चीज और याद रखिएगा, एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक तो बताया कि इनका नाम क्या था, नाहड़ राव। कौन सा, नाहड़ राव के रूप में भी जाना जाता है किसको, नागभट्ट को। एक जानकारी तो उन्होंने ये दी। दूसरी इन्होंने कहा कि जो पुष्कर है, पुष्कर में जो घाट हैं, उन घाटों का निर्माण भी कहीं ना कहीं किसने करवाया, नागभट्ट के द्वारा करवाया गया। ये जानकारी कौन दे रहा है, GH ओझा दे रहे हैं। इसके अलावा और जानकारी तो एक आपको अभिलेख पता होगा, अगर आपने पढ़ा है बुचकुला कुला अभिलेख। एक अभिलेख का नाम है बुचकुला अभिलेख। बुचकुला अभिलेख जो कि जोधपुर से मिला है, और कहते हैं ये कहीं ना कहीं आपको नोट करने वाली बात है, ब्रह्मनंद नानूराम के द्वारा इसको खोजा गया था। और कहते हैं इससे ये जानकारी देखने को मिलती है, इसकी खोजकर्ता इनको माना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसमें ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं जोधपुर के अंदर मंडोर विष्णु मंदिर ओब्लिक शिव मंदिर का जो निर्माण है, उस मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, नागभट्ट के द्वारा करवाया गया। ये जानकारियां आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अब और कौन सी जानकारी आप देख सकते हो, उसको देखिएगा। तो कहते हैं कि एक गुहिल खुमान, गुहिल वंश का शासक गुहिल खुमान, और दूसरा गोविंदराज चौहान। जैसे मैंने आपको बताया था कि वत्सराज के समय एक कक और एक दुर्लभलाल चौहान जो थे कोई ना कहीं सामंत के रूप में काम करते थे, वैसे ही गोहिल वंश का शासक गोहिल खुमान और चौहान वंश का शासक गोविंदराज चौहान, ये कहीं ना कहीं एज ए सामंत के रूप में, किसके रूप में, एज ए सामंत के रूप में काम किया करते थे। क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार वंश की एक विशेषता मानी जाती है। वैसे तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन था सेंट्रलाइज था,
लेकिन फिर भी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने एक नई व्यवस्था को शुरुआत करी जिसका नाम है सामंतवादी व्यवस्था। तो ये सामंत के रूप में इनके यहाँ काम करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहते हैं कि नागभट्ट ने पाल वंश के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था मुंगेर का युद्ध। मुंगेर की लड़ाई कर दो। और कहते हैं इसी लड़ाई में जीतने के बाद उसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। यह सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है किसके बारे में, नागभट्ट के बारे में। इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हो आप नागभट्ट, काफी सारा है। लेकिन इसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है कि नागभट्ट के बारे में यह कहा जाता है नागभट्ट ने वत्स, कौशांबी, मालव, मत्स्य, अनार्थ प्रदेश, ओब्लिक किरात प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों को उसने कहीं ना कहीं जीता था। तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य की कहीं ना कहीं इसने स्थापना की थी, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र इसने जीत लिया था। कन्नौज की मुख्य शाखा को स्थापित करने वाला। अनार्थ प्रदेश के रूप में आज की तारीख में हम कह सकते हैं काठियावाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा? काठियावाड़, जो गुजरात में आपको देखने को मिलता है। और किरात क्षेत्र के बारे में कहा जाता तो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र। तो ये सारी जानकारी आपको नागभट्ट के बारे में, ये सफिशिएंट जानकारी है किसके बारे में, नागभट्ट के बारे में। इसके अलावा ध्यान रखना और पढ़ सकते हो तो एक ध्यान रखिएगा, एक और इतिहासकार हैं जिसका नाम है जीसी सेन। जीसी सेन क्या कहते हैं? जीसी सेन कहते हैं कि इसके बाद कन्नौज पर नियंत्रण करने के बाद कहीं ना कहीं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हो गया, समाप्त हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल यही एक इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं कि यह संघर्ष समाप्त हो गया। बाकी इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं इसके बाद व्यवस्थाएं चलती रही, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, फिर भोज, और भोज के बाद फिर महिपाल। महिपाल तक कहीं ना कहीं ये त्रिपक्षीय संघर्ष आपको देखने को मिलता है। कोई और इस बात से एग्री नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी है किसके बारे में, नागभट्ट के बारे में। तो इतना पढ़िएगा। अब नागभट्ट के बाद जो नेक्स्ट शासक आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं प्रतिहारों में एक अपवाद के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम आप पढ़ते हो, जिसका नाम है रामभद्र। नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं भी सुना होगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सुनने लायक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों में एक कमजोर शासक के रूप में रहा। कमजोर शासक था। कमजोर शासक ऐसा था कि ये पाल वंश के शासक देवपाल से पराजित हो गया। पाल वंश के शासक देवपाल से भी क्या हो गया, पराजित हो गया। कमजोर शासक था, योग्य अधिकारी शासक नहीं था, योग्य नहीं था। जब योग्य व्यक्ति नहीं होता तो उसको सत्ता पर ज्यादा दिन तक बैठ नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, योग्यता बहुत ज्यादा जरूरी होती है पद के लिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसकी हत्या इसके पुत्र का नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज के द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास में इसको कहीं ना कहीं मिहिर भोज को पितृहंता माना जाता है। पितृहंता के रूप में जाना जाता है मिहिर भोज को। लेकिन मिहिर भोज के बारे में ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज प्रारंभ के अंदर कहीं ना कहीं पालों से और साथ साथ में राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ था। लेकिन उसने बाद में अपनी शक्ति को संगठित किया और चेदी वंश, कौन से? चेदी वंश के सामंतों के साथ सहायता ली और एक मजबूत सेना का निर्माण किया। और उसने राष्ट्रकूटों को और पालों को दोनों को बाद में पराजित किया था। तो मिहिर भोज को एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मिहिर भोज के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इनकी कुछ उपाधियां आपको देखने को मिलती हैं। तो एक उपाधि का नाम है आदिवराह।
आदिवरा से ये देखने को मिलता है ये कहीं ना कहीं विष्णु का उपासक रहा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी मिलती है कहां से, ये ग्वालियर प्रशस्ति से। क्यों? क्योंकि ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की मानी जाती है, मिहिर भोज के काल की मानी जाती है। कौन सी? ग्वालियर प्रशस्ति। और ग्वालियर प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखने को मिलती है आदिवरा। इसके अलावा कहते हैं एक टाइटल था इनका प्रभास, कई जगह आपको मिल जाएगा प्रभास पाटन, लेकिन मूल रूप से इसका जो टाइटल था वो प्रभास ही था। प्रभास की जानकारी मिलती है। एक और अभिलेख मिलता है आपको राजस्थान से, जिसका नाम है दौलतपुर अभिलेख। इस दौलतपुर अभिलेख से भी आपको कहीं ना कहीं राजस्थान से है, तो इससे भी जानकारी मिलती है कि उसने प्रभास नामक टाइटल को क्या किया, धारण किया। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज और याद कर सकते हो कि एक और लेख हमको मिला है जिसका नाम है बरगमा अभिलेख। बरगमा अभिलेख, इसको ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये अभिलेख मिला यूपी से, ये राजस्थान से, ये आप सबको पता ही है एमपी से, और ये मिला यूपी से। इसमें कहा गया पृथ्वी को जीतने वाला। किसको? पृथ्वी को जीतने वाला। तो बेसिक चीज से पहले तो मिहिर भोज के बारे में आपको ये कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मिहिर भोज के बारे में कहते हैं कि मिहिर भोज के समय एक अरब यात्री आया था, अगर आपको याद है तो। अरब यात्री जिसका नाम था सुलेमान। क्योंकि दो आप अरब यात्रियों के बारे में पढ़ोगे, एक सुलेमान के बारे में और एक साथ साथ में आप पढ़ोगे अल मसूदी के बारे में। तो ये दोनों आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। पहले बात करें सुलेमान के बारे में। सुलेमान अरब यात्री आया, उसने दो बात कही। एक तो कहा कि ये अरबों का अमित्र है, अरबों का अमित्र कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता, अरबों का अमित्र। और दूसरा इसने कहा ये इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम का शत्रु है। ये दोनों जानकारी किसने कही? सुलेमान ने। किसके लिए कही? मिहिर भोज के लिए। तीसरी चीज और ध्यान रखिएगा, इस सुलेमान ने एक और बात कही है, इसने कहा ना मिहिर भोज के पास जो अश्व सेना थी, कहते हैं वो सबसे विशाल और ताकतवर सेना थी। क्या मिहिर भोज के पास इतनी बड़ी घुड़सेना थी, अश्व सेना थी, जिसको अब तक उसने कभी भी देखा नहीं था। इतनी विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? मिहिर भोज। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सुलेमान, सुलेमान के बारे में एक चीज याद रखिएगा, सिलसिला त्वारीख, ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। सिलसिला त्वारीख पुस्तक लिखी गई। इसी को दूसरे नाम से ज्यादा जाता है किताब उल सिंध उल हिंद। ये किताब मिलती है जिसमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं सुलेमान के बारे में ये कहा गया, सुलेमान ने ये कहा है कि मिहिर भोज इस्लाम का कहीं ना कहीं अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन माना जा सकता है। ये बात कह रहा है कौन? सुलेमान। किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में। इसको आपको याद रखना है। अब इसकी पॉलिटिकल बात करें तो ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज ने प्रारंभ में हार चुका था, आपको ये पता होना चाहिए। प्रारंभ में इसको कहीं ना कहीं पराजय का सामना करना पड़ा था, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हरा दिया था। लेकिन बाद में ध्यान रखिएगा कृष्ण सेकंड, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है देवपाल, पाल वंश का। इसके अलावा विग्रहपाल, ये भी देवपाल के बाद शासक बना। इन सभी को पराजित किया किसने? मिहिर भोज ने। ध्यान रखिएगा, अब तक गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे वो राष्ट्रकूटों को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो राष्ट्रकूटों से शुरुआत में तो ये सबसे हारा, बाद में इसने चेदियों की सहायता से, किसके? चेदी वंश की सहायता से इसने इन सभी को क्या किया? पराजित किया। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो
प्रतिहारों का पहला शासक जिसने राष्ट्रकूटों को भी क्या किया, पराजित किया, यह जानकारी आपको होनी चाहिए मिहिर भोज के बारे में। दूसरा, मिहिर भोज के बारे में और क्या है, तो मिहिर भोज के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसने सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबे के इसके द्वारा सिक्के चलाए गए थे, ध्यान रखिएगा। और इन सिक्कों पर इसने श्रीमद आदिवरा अंकित करवाया था, यह भी याद रखिएगा। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उन सिक्कों के ऊपर क्या अंकित करवाया, श्रीमद आदिवरा, जो इसकी पोस्ट थी, जो इसका टाइटल था, वो कराया। और कहते हैं इन चांदी और तांबे के जो सिक्के थे इनको द्रंब कहा जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। यह जानकारी आपको देखने को मिलती है किसके बारे में, मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में और क्या है, तो मिहिर भोज एक अच्छा साहित्यकार के रूप में भी था। इसके द्वारा बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगी, बहुत सारी किताबें इनके द्वारा कहीं ना कहीं लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा, खुद के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, बुक्स, मिहिर भोज के द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई, जिसमें एक का नाम है श्रृंगार प्रकाश, एक का नाम है सरस्वती, कंठ भरावन, राजमार्तंड, कल्पतरु। ये सब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी, किसके लिए, कब मिहिर भोज के द्वारा ये सब महत्वपूर्ण किताबें आपको देखने को मिलेंगी। तो इतना पढ़ लीजिएगा आप किसके बारे में, मिहिर भोज के बारे में, तो इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें मिहिर भोज से अगला जो शासक गद्दी पर बैठा उसके बारे में और पढ़िएगा। तो मिहिर भोज के बाद जो अगला शासक गद्दी पर बैठा, सब उसको जानते होंगे, एक महान शासक के रूप में यह भी जाना जाता है, जिसका नाम है महेंद्रपाल। नेक्स्ट शासक के बारे में बात करें, महेंद्रपाल के बारे में। जब महेंद्रपाल के बारे में हम बात करते हैं तो दो तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक तो ये कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था, प्रथम शासक जिसने पाल वंश के शासक और साथ साथ में राष्ट्रकूट वंश दोनों की संयुक्त सेना को इसने पराजित किया। संयुक्त सेना को क्या किया, पराजित करने वाला पहला शासक। अब ये उपलब्धि इसके द्वारा इतनी इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी, इसीलिए एक ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार या फिर एक इतिहासकार है जिनका नाम है वी.एस. शरण। ठीक है, वी.एस. शरण एक इतिहासकार हुए, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा है किसके बारे में, महेंद्रपाल के बारे में, कि ये अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम महान हिंदू शासक प्राचीन भारत का। किसका, ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक बताया किसने, वी.एस. शरण के द्वारा, विश्वशरण शरण के द्वारा इनको बताया गया, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा, महेंद्रपाल के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि महेंद्रपाल के दरबार में एक महान व्यक्ति रहा करता था, एक पोइटर रहा करता था, एक कवि रहा करता था, जिसको आप सभी जानते हो, राजशेखर। राजशेखर एक कवि रहा करता था जो कि मराठी थे, और इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा वो मराठी प्राकृत भाषा में लिखा। ये इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, कौन, राजशेखर। और राजशेखर के समय राजशेखर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त साहित्य लिखा गया, जिसमें आप पढ़ते हो काव्य मीमांसा, एक बहुत ही जबरदस्त बुक्स है काव्य मीमांसा, कहते हैं इसके 18 खंड है, एक ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी कपूर मंजरी, कपूर मंजरी, कपूर मंजरी एक लव स्टोरी के रूप में जानी जाती है। कहते कपूर मंजरी जो थी कुंतल प्रदेश की राजकुमारी थी,
उसके ऊपर ये किताब लिखी, उसकी लव स्टोरी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है बाल भारत, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव के नाम से भी इनको जाना जाता है। भुवन कोश, बाल रामायण, इसके अलावा भुवन कोश, ये सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं किसके द्वारा लिखी गई, राजशेखर के बारे में लिखी हुई। ध्यान रखिएगा राजशेखर के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि राजशेखर, तो राजशेखर इनके दरबार में भी थे, आगे चल करके पढ़ोगे महिपाल के दरबार में भी थे। महिपाल क्या, महिपाल से पहले भोज सेकंड के दरबार में भी थे, इसको जान के। अपने अंतिम दिनों तो उन्होंने कहीं ना कहीं उड़ीसा कलचुरी वंश में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं पाल वंश के शासक जो महिपाल था उसके समय भी राष्ट्रकूटों के आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय वो दरबार को छोड़कर कलचुरी क्षेत्र में चले गए थे, जो कि ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आपको दिखाई देता है। इतनी जानकारी आपको राजशेखर के बारे में होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, राजशेखर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई विदुषाल भंजिका, विदुषाल भंजिका एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर एक टाइटल दिया गया है महेंद्रपाल को, रघुकुल तिलक की उपाधि दी गई है, इसको याद रखिएगा। रघुकुल तिलक की टाइटल दिया गया है किसको? राजशेखर ने दिया है किसको? महेंद्रपाल को। कौन सी पुस्तक में? विदुषाल भंजिका में। किस किस नाम से? रघुकुल तिलक के नाम से दिया गया। इसके अलावा महेंद्रपाल के बारे में आपको एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा रघुकुल चूड़ामणि, चूड़ामणि, ये भी टाइटल आपको ध्यान रखना है। निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र, निर्भय राज, ये सब भी आप टाइटल याद रखिएगा किससे रिलेटेड हैं। ये सारे राइटर कहीं ना कहीं महेंद्रपाल से आपको जानकारी देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अब आपसे सिंपल ये पूछ रहे कि राजशेखर, तो राजशेखर किसके? महेंद्रपाल के दरबार में थे, और महेंद्रपाल के क्या थे? गुरु के रूप में इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले आपके दोनों ऑप्शन आपके पास आए, महिपाल भी और महेंद्रपाल भी, तो शासक के तौर पर सबसे पहले महेंद्रपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां तक ये व्यवस्था चलती रही। अब महेंद्रपाल के बाद दिक्कत क्या हुई कि महेंद्रपाल के दो पुत्र थे, दो पुत्र, ध्यान रखिएगा। एक पुत्र का नाम था भोज सेकंड, क्योंकि मिहिर भोज को हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे का नाम आपको पता ही है महिपाल। ये दो पुत्र थे, और इन दोनों पुत्रों को लेकर के आपको पता ही है कहीं ना कहीं संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो गुर्जर प्रतिहारों में पहली बार उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ। कौन सा? उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। किस किस के बीच में? भोज के बीच में और महिपाल के बीच में, दोनों पुत्र थे तो शासक। अब इन दोनों ने जो संघर्ष किया, तो कहते हैं कि इसने तो, भोज ने तो सहायता ली किसकी? चेदी वंश के शासकों की, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और महिपाल ने सहायता ली किससे? चंदेल शासकों से। इसने चंदेल से सहायता ली, और इसने सहायता किससे ली? चेदी वंश से सहायता ली। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि मिहिर भोज ने भी चेदी वंश से सहायता ली थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसने चेदी वंश से सहायता ली, इसने चंदेलों से सहायता ली, और शासक महेंद्रपाल के बाद जो शासक बना वो भोज बना था। एक चीज नोट ये और करिएगा, शासक कौन बना? भोज बना। लेकिन कहते हैं कि इसका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का, कितना? 3 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा। 3 वर्ष का इसका कार्य, यानी कि सबसे कम कार्यकाल के रूप में आप जानते हो किसको? कहीं ना कहीं भोज को। और इसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन सा? महेंद्रपाल। समझ में आया? तो सॉरी, महिपाल। और महिपाल के समय कहते हैं अंतिम रूप से कहीं ना कहीं जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो अंतिम रूप से क्या हो गया?
समाप्त हो गया और महिपाल के दरबार में फिर कौन होगा? राजशेखर। क्यों? राजशेखर इसके दरबार में भी है, कुछ समय के लिए भोज हुआ तो भोज के दरबार में भी रहा और कुछ समय तक महिपाल के दरबार में भी रहा। लेकिन महिपाल के दरबार के अंदर फिर आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों के दोबारा से आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे और एक शासक देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा इंद्र। इंद्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है, पराजित हो जाता है शुरुआत में कौन? महिपाल। और इसी के समय एक अरब यात्री आता है जिसका नाम होता है अल मसूदी। ध्यान रखिएगा, तो जिस तरीके से सुलेमान आया था वैसे ही अल मसूदी भी आया, उसने भी किताब लिखी और उसने क्या बताया किसके बारे में? महिपाल के बारे में। इसको अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना टॉपिक था। अगर ये लगातार सीरीज आपकी चल रही है, इसमें पूरा राजस्थान का इतिहास और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पर समझाया जाएगा, जिससे आपको कभी और इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही टॉपिक एंड होगा उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी एक प्रॉपर तरीके से हो सके। तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।